हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम लोग एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट को और रिसिप्ट के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। एक्सपेंडिचर में हम लोग सीखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और ये कैसे एक्सपेंसेस से डिफरेंट होता है। ठीक है। और रिसिप्ट में हम लोग सीखेंगे कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलते हैं। तो चलो, बहुत ही मजेदार क्लास होगा आज का। और ये कॉन्सेप्ट आगे आप लोगों को अकाउंट्स में, चाहे क्लास 11th के अकाउंट्स हो और क्लास 12 के अकाउंट्स हो, दोनों में काम आने वाले हैं। तो चलो अच्छे से हम लोग इसको समझते हैं और चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर से। ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है। कोई सा भी अमाउंट आप स्पेंड करते हो या कोई भी लाइबिलिटीज इनकर्ड करते हो किसी एसेट को खरीदने में या किसी गुड्स और सर्विस को खरीदने में, ठीक है, तो वो जो होता है वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। मैंने क्या बोला, कोई सा भी आप अमाउंट स्पेंड करते हो, क्या करते हो, अमाउंट स्पेंड करते हो यानी आप खर्च करते हो। ठीक है। या फिर आप कोई लाइबिलिटीज इनकर्ड करते हो, क्या करते हो, इनकर्ड करते हो लाइबिलिटीज। आपने क्या किया, कोई सा भी अमाउंट स्पेंड किया या फिर कोई लाइबिलिटीज इनकर्ड किया, किस चीज के लिए, एसेट के लिए, गुड्स के लिए और सर्विस के लिए। ठीक है। किस चीज के लिए, फॉर एक्वायरिंग, एक्वायरिंग मतलब खरीदना, फॉर एक्वायरिंग असेट, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। यानी आप अगर कोई अमाउंट स्पेंड करते हो यानी कोई सा भी खर्चा खरीदते करते हो असेट को अक्वायर करने के लिए, किस चीज को अक्वायर करने के लिए, असेट को या किसी गुड्स को और किसी सर्विस को अक्वायर करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है। अब तुरंत आपके मन में यह सवाल आया होगा कि क्या सर आपने एक्सपेंसेस पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, तो क्या सर एक्सपेंसेस अलग होता है और एक्सपेंडिचर अलग होता है। हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग, दोनों अलग अलग चीज होते हैं। आपने एक्सपेंसेस में क्या पढ़ा था कि आप कोई सा भी खर्चा करते हो, कोई सा भी खर्चा करते हो रेवेन्यू अर्न करने के लिए। ठीक है। इसके बारे में, हम दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है वो आगे चल के सीखेंगे। अभी बस आप एक्सपेंडिचर पे फोकस करो। तो एक्सपेंडिचर में मैंने अभी क्या बताया कि कोई सा भी आप अमाउंट स्पेंड करते हो या कोई लाइबिलिटीज आता है यानी आप उधारी खरीद लेते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से लाइबिलिटीज इनकर्ड होता है या तुरंत पेमेंट कर देते हो, किस चीज के लिए, असेट के लिए, गुड्स के लिए और सर्विस के लिए, तो वो क्या बन जाता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है। बात करते हैं एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। हमने ये जान लिया कि कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हैं या कोई भी लाइबिलिटीज अराइज होता है किसी एसेट को खरीदने के लिए या गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं। तो देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय। ठीक है। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये होता आयगत व्यय। और तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसे बोलते हैं स्थगित आयगत व्यय। ठीक है। आपको हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, एक डिक्शनरी बना लो। ठीक है। जो भी वर्ड आपको दिक्कत होते हैं यानी कि जो भी वर्ड आपको लगता है कि ये नया है, ठीक है, मैं, क्योंकि देखो मोड ऑफ जो क्लास होगा वो इंग्लिश में ही रहने वाला है। मैं कहीं कहीं पे हिंदी, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ एक बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैं वहां पे हिंदी लिखा देता हूँ। बट मैं सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, एक आप अपने पास एक डायरी बना लो और जो वर्ड्स जिसकी हिंदी आपको समझ में नहीं आती है वो नोट करते चलो और उसका हिंदी मीनिंग खुद से आप सर्च करके गूगल पे आप उसका वर्ड मीनिंग और उसका क्या मतलब होता है चेक कर सकते हो। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे अलग से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, मैं बता दूंगा उसके लिए।
चलो, मैंने क्या बताया कि एक्सपेंडिचर को हमने 3 भाग में बांटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो कोई भी खर्चा जिससे आप फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हो और जिसके वजह से फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होता है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने क्या बोला कि फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने का खर्चा और फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज करने का खर्चा। अब जैसे देखो, आपने फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल बोले तो सर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फर्नीचर, फिक्सचर एटसेट्रा, यानी वो सारे एसेट जिसे हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। यानी मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए, 1 साल से अधिक के लिए अगर कुछ एसेट्स को हम यूज करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। ये हम लोग एसेट के क्लास में समझ लिया था। ठीक है, तो अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए खर्चा करते हैं और फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में बढ़ाने के लिए फिक्स्ड एसेट्स को रिपेयर करवाते हैं जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तो वो भी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। ठीक है, चलो तो हमने क्या बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर होता है, एक खर्चा होता है। ठीक है, व्यय होता है, खर्चा भी नहीं बोल सकते हो। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? व्यय। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? व्यय। ठीक है, तो वो सारे व्यय जो किस लिए किए जाते हैं? फॉर एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंडिचर फॉर बाय अ फिक्स्ड एसेट, बाय अ फिक्स्ड एसेट्स, यानी किसी अस्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए अगर आप कोई सा भी खर्चा करते हो। ठीक है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है? आप खर्चा कर रहे हो जिससे कि उस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, मैंने 2 चीज बोला कि आप खर्चा कर रहे हो एक फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए और दूसरा होता है कि आप उसके वैल्यू में इंक्रीज करने के लिए। सर एग्जांपल भी दिखा दो। तो देखो, जैसे कि हम अगर फिक्स्ड एसेट्स को बाय करते हैं, जैसे एग्जांपल हम परचेज कर रहे हैं लैंड, ठीक है, परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग, परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, ठीक है, एटसेट्रा, जितने भी सारे फिक्स्ड एसेट्स है उसको परचेज करने में जो खर्चा करते हैं। या दूसरा क्या हो सकता है? मैंने क्या बोला? वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की इंक्रीज होती है, यानी हम जो खर्चा करते हैं उसकी वजह से क्या होती है? वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की इंक्रीज हो जाती है। अब ये कैसे हो सकता है? अब जैसे मान के चलो कि आपने एक बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, जो 4 मंजिल के फ्लोर की थी, यानी 4 फ्लोर थे। आपने क्या किया? 2 फ्लोर उसमें क्या किया? बढ़ा दिया, यानी आपने रिनोवेशन कर दिया। रिनोवेशन, रिनोवेशन मतलब आपने मरम्मत कराया और उससे उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग। तो ये जो होती है, यानी कोई भी खर्चा करते हैं जिससे फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। अब सर फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? तो फिक्स्ड एसेट्स वो होता है जिसे हम लॉन्ग टर्म में तक के लिए बिजनेस में यूज करते हैं। जैसे कि लैंड का परचेज करना, हमने बिल्डिंग खरीदी, हमारे पास फर्नीचर है, कंप्यूटर है, तो ये सब जो होते हैं वो एक्सपेंसेस के कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इसे हम लंबे समय तक व्यापार में इस्तेमाल करते हैं। मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इसको बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है कि हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक की बेनिफिट मिलती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपेक्स भी बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? कैपेक्स। ठीक है, तो कैपेक्स क्या होता है? प्रोवाइड करता है बेनिफिट, प्रोवाइड करता है बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल से ज्यादा का में बेनिफिट प्रोवाइड करता है। कैपेक्स प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल से ज्यादा का हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है।
अब देखो, मैंने एक्सपेंसेस की जो डिफिनीशन बताई थी उसमें मैंने क्या बोला था कि एक्सपेंसेस में क्या होता है कि उसका बेनिफिट जो होता है 1 साल के अंदर ही यूटिलाइज होता है। जैसे आप किसी स्टाफ को सैलरी दे रहे हो तो वो क्या होता है कि आप 1 महीना काम किया और उसको सैलरी दिया, ठीक है, तो मैक्सिमम जो बेनिफिट हम यूज कर सकते हैं, जैसे रेंट, मान के चलो एनुअल रेंट होगा, साल में एक बार रेंट लगता होगा, तो मैक्सिमम जो बेनिफिट यूज करते हो एक्सपेंसेस की, वो होती है 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है कोई भी खर्चा करने से। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से आपका उसका खासियत ही वही है कि वह तब कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा। तो ये कंडीशन मीट करना बहुत जरूरी है, और वो कंडीशन फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने से मीट हो रहा है, क्योंकि जब आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो तो इस इंटेंशन से खरीदते हो कि आप इसे 1 साल से अधिक समय तक यूज करोगे। जैसे देखो, आप अपने बिजनेस में आपको फर्नीचर की जरूरत है, अब फर्नीचर तो ऐसा खरीदो कि ऐसा तो नहीं है कि फर्नीचर हर साल आप वही सेम टेबल आपको खरीदना है तो 1 साल के बाद उसे रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, या कोई चेयर खरीदते हो तो रिप्लेस कर दोगे, कोई कंप्यूटर खरीदते हो तो आप उसे 1 साल के अंदर रिप्लेस करोगे। आपको पता है कि उसको हम 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। लैंड खरीदते हो तो आप उसे इनफाइनाइट टाइम तक यूज करते हो, बिल्डिंग खरीदते हो तो उसे भी आप एक लंबे समय तक यूज करते हो, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसे हम 1 साल से यानी 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा यूज करते हैं, तो वो भी एक्सपेंडिचर होता है, बट एक्सपेंसेस नहीं होता, ठीक है। एक्सपेंसेस वो होता है जो व्यापार को डे टू डे बिजनेस को चलाने में जो खर्चे किए जाते हैं, एटलीस्ट उसका बेनिफिट 1 साल तक मिलता है, उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो फिर कैपेक्स हो जाता है या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हो या फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू को इंक्रीज करते हो, किसी भी वजह से आप फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू को इंक्रीज करते हो, तो उस पर जो खर्चा किया जाता है वो होता है एक्सपेंडिचर। अब ये खर्चा नगद में भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है, इसीलिए मैंने बताया कि खर्चा, मैंने बोला कि अमाउंट स्पेंड भी हो सकता है और लाइबिलिटीज भी उसकी वजह से अराइज हो सकता है, ठीक है, एसेट को परचेज करने के लिए, गुड्स और सर्विस। तो यहां पे मैंने जो बोला एसेट को परचेज करने के लिए, तो यही होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैंने जो डिफिनीशन एक्सपेंडिचर का बताया था कि अमाउंट स्पेंड करते हो और लाइबिलिटीज इनकर्ड होते हो फॉर एक्वायरिंग असेट, गुड्स और सर्विस, तो असेट को परचेज करने में जो खर्चा होता है वो कैपेक्स होता है। मैंने फिर बताया एक्सपेंडिचर को 3 भाग में बांटते हैं, तो हमने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी सीख लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसे हम बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां दिखाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं शोन ऑन बैलेंस शीट, यानी असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, शोन ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे उन्हें कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। क्या सर ये पीएल अकाउंट में भी ट्रांसफर होगा? बिल्कुल भी नहीं ट्रांसफर होगा। जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहां जाएंगे? वो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे, ठीक है। तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया कि कोई सा भी खर्चा जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए और उसके वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है? वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है फॉर मोर देन अकाउंटिंग 1 अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, तब वो क्या कहलाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस होता है जिसे व्यापार को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो खर्चा करते हैं वो होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो बेनिफिट होती है हम इसे 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मिलती है, ठीक है, यानी उसके बाद वो क्या होती है? एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा तक के लिए आप नहीं ले सकते हैं। जैसे आप स्टाफ की सैलरी पेमेंट करते हैं तो उसकी बेनिफिट 1 मंथ होता है, 1 मंथ का सैलरी दिए 1 मंथ का बेनिफिट लिए, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमें 1 ईयर तक की बेनिफिट मिलती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कोई सा भी खर्चा आप करते हो, ठीक है, कोई सा भी आप एक्सपेंडिचर करते हो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यानी आपने खर्चा किया। अब देखो, जब मैं बात करता हूं इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब हुआ खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मतलब क्या हुआ? खर्चा हुआ। अब ये खर्चा जो होता है, इस खर्चा का पेमेंट भी हो सकता है और ये ड्यू भी हो सकता है,
जैसे सैलरी पे कर दिए, ठीक है, तो ये खर्चा का पेमेंट हो गया। और ऐसा होता है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई, यानी स्टाफ ने काम तो किया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई, यानी ड्यू है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर पेड भी हो सकती है और ड्यू भी हो सकती है। अब ये जो खर्चा करते हैं हम, किस चीज के लिए खर्चा करते हैं? एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कैरी ऑन मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, टू कैरी ऑन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, टू कैरी ऑन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी आपने खर्चा किया व्यापार को चलाने के लिए, ठीक है। व्यापार को क्या करने के लिए? व्यापार को चलाने के लिए आपने जो खर्चा किया वो क्या होता है? वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होती है और इसके फीचर क्या होती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो बेनिफिट होती है, ठीक है, इससे जो हमें फायदे मिलते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं एक साल के अंदर, कंज्यूम्ड हो जाते हैं विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आप कोई सा भी खर्चा करो, कोई सा भी खर्चा करो व्यापार को चलाने के लिए, ठीक है, जिसकी बेनिफिट 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाती है, यानी उसका फायदा 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक आपको नहीं मिलेगा, तो वो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसकी एग्जांपल बोले तो, अब एग्जांपल इसके क्या हो सकते हैं? तो देखो सर, इसकी एग्जांपल हो सकते हैं कि जब आप परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं गुड्स और सर्विस, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, पेमेंट करते हैं वेजेस, पेमेंट करते हैं वेजेस, सैलरी एटसेट्रा, यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप जो भी खर्चा करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहां आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने यही चीज तो आपने एक्सपेंसेस में भी बताया था, आपने एक्सपेंसेस में क्या बताया था वो जरा एक बार देख लेते। हमने एक्सपेंसेस में बताया था कि एक्सपेंसेस क्या होता है कि अमाउंट स्पेंड या इनकर्ड, यानी पेड भी हो सकता है, ड्यू भी हो सकता है, टू अर्न रेवेन्यू, यानी व्यापार को चलाएंगे तो रेवेन्यू कमाने के लिए चलाएंगे, यानी व्यापार को चलाने के लिए जो खर्चा करते हैं वो हमारी एक्सपेंसेस होती है। और यहां पे हमने क्या बोला था कि वैल्यू एक्सपेंसेस की क्या हो जाती है? एक्सपायर्ड हो जाती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी इसका बेनिफिट 1 साल तक ही मिलता है। तो यही तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बताया, बिल्कुल हमने वही बताया। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों क्या है? सेम है, दोनों में कोई सा भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जब आप, लेकिन एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है, क्योंकि एक्सपेंडिचर के अंदर 3 कैटेगरी आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस भी होता है व्यापार को चलाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो किस चीज के लिए करते हैं? गुड्स, सर्विस और अदर, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक्सपेंसेस का भी जो बेनिफिट होता है 1 साल के अंदर मिलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट होता है विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड मिलता है, यानी 1 साल के अंदर मिलता है। तो ये डॉट क्लियर कर लीजिए कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ये आप नोट कर सकते हो, ये भी आप नोट कर लो, ठीक है, मैंने नोट लिख दिया। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर सेम, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर सेम, बोथ आर सेम एंड देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये डाउट आपको क्लियर रहना चाहिए कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम है व्यापार को चलाने में जो खर्चा होता है वही एक्सपेंसेस कहलाता है, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और इन दोनों का जो होता है बेनिफिट, कोई भी खर्चा करते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तब जब उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर मिल जाए। अगर कोई खर्चा करते हैं उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा यानी लंबे समय तक, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि कोई सा भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर मिल जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई एक हैवी खर्चा किए, ठीक है, और वो उसका
आपने क्या किया, बहुत ही बड़ा हैवी खर्चा किया, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है, एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट पे बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट किए, तो ऐसा होगा कि उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट मुझे एक साल तक नहीं मिलेगा, कई सालों तक मिलेगा, बट नेचर तो वही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्यापार को चलाने के लिए खर्चा किया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हो, क्योंकि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार में अच्छा सेल हो, उसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट किया, बट उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है और शुरुआत में आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट किए, तो उसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हुआ, तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा? नहीं, उसे हम पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं, जब आप एक साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? डेफर्ड। आगे चल के हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। वैसे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब एक्सपेंसेस का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी करते हैं। हम लोग क्या करते थे, खर्चा को क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते थे पीएल अकाउंट में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। वही हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को करने वाले हैं, क्योंकि वो सेम है, जो खर्चा है वही तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे स्टाफ को सैलरी देना, रेंट, वेजेस, परचेज करना, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब देखो, सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब पीएल में चला जाएगा तो बैलेंस क्या बचेगा, नेक्स्ट ईयर में 0 बचेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज का बैलेंस रहता है, बाकी सब का बैलेंस क्या हो जाता है, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों का बैलेंस क्या हो जाता है, 0, क्योंकि आप रेवेन्यू को भी पीएल में ट्रांसफर कर देते हो और एक्सपेंसेस को भी पीएल में ट्रांसफर कर देते हो। और एक्सपेंसेस बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपका ये जो चैप्टर है, ये क्लास 11th क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि क्लास 11th के बच्चे जब क्लास 12 में जाते हैं तो भूल जाते हैं ये सब कॉन्सेप्ट, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, कैपिटल पेमेंट क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, ये सब चीज बहुत ही टेक्निकल है। और अगर आप अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे तो आगे की सारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा स्ट्रेस करके आपको, नॉर्मली इसे मैं 3 से 4 क्लास में कंप्लीट कर देता, बट मैं चाहता हूं कि आपके सारे अकाउंटिंग टर्म्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए, इससे आपकी अकाउंटिंग बहुत ही स्मूथली जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई सा भी डॉट होगा तो आगे चल के अकाउंटिंग आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इमीडिएटली आप कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हो। मैं 24 आवर्स में जरूर रिप्लाई कर दूंगा आपको, अगर मुझे आपका कमेंट्स जेन्युइन लगा तो। ठीक है, अगर छोटी मोटी डाउट होगा तो वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब देखो, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप एसेट पढ़ रहे थे तो वहां भी आपने सीखा था कि जब एसेट का टाइप पढ़ रहे थे तो उसमें था करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट को ही बोला जाता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि कोई भी आप बहुत बड़ा खर्चा, जैसे हमने बोला एडवर्टीजमेंट कराए, तो एडवर्टीजमेंट कराए तो उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिल गया, यानी कि एक्चुअली एडवर्टीजमेंट तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। क्यों? क्योंकि इसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप कर रहे हो, बिजनेस को चलाने में कर रहे हो, बट वो खर्चा इतना हैवी है कि उसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा मिल रहा है। यानी हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोल सकते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलता है। एक साल से ज्यादा का बेनिफिट मिल जाता है तो उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, अब ये सर इसको हम कैसे दिखाते हैं? जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करते थे, हम पीएल में ट्रांसफर कर देते थे साल के अंत में और उसका बैलेंस क्या हो जाता था, 0 होता था। अब यहाँ पे क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बाबू, कि देखो अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चलो उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। ठीक है, तो हम जो भी खर्चा करते हैं उसको 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमने 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया तो हमने क्या किया, उसे 5 ईयर में 1-1 करोड़ करके हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। या एक ही बार में 5 करोड़ ट्रांसफर नहीं करेंगे, हर साल के अंत में हम क्या करेंगे, 1-1 करोड़ करेंगे, और जो बैलेंस बचता रहेगा वो हमें बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, तो वो हमने आपको एसेट में जब फिक्टिटियस एसेट पढ़ाए थे तो वहां भी एग्जांपल में लिए थे। अब बस एक लाइन का आप यहाँ पे बस आप एक डिफिनीशन लिख सकते हो। ठीक है, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, ऐसा नहीं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है।
ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, बट क्या होता है यहाँ पे बेनिफिट जो होता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है, यानी मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो होता है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा, यानी 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट मिलता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो वो क्या होता है, वो होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा का मिलता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी अगर आप देखना चाहो तो आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो जैसे लार्ज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। अब बोलेंगे सर छोटा अमाउंट होगा तो नहीं होगा, देखो छोटा मोटा अमाउंट होगा तो एक ही साल में उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है एडवर्टीजमेंट में और हमको लग रहा है कि ये एडवर्टीजमेंट का फायदा हमें कई सालों तक मिलेगा, तो हम उसे एक बार में पीएल में नहीं दिखाएंगे, वो गलत हो जाएगा, उसको हम धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, दूसरा जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब जब आप आगे चल के जब क्लास 12 में डिवेंचर चैप्टर पढ़ोगे तो देखेंगे कि डिवेंचर को इशू करते समय एक बहुत सारे खर्चे आते हैं। ठीक है, अब वो डिवेंचर की लाइफ होती है मान के चलो 5 साल 10 साल 15 साल, या लॉन्ग टर्म लाइफ होती है, तो उस पे जो डिस्काउंट रहता है ना, यानी जो खर्चे बोल सकते हो कि जो भी खर्चा होता है डिवेंचर के टाइम में, उसको हम जितना साल तक डिवेंचर जितना पीरियड के लिए रहता है उसको हम पीएल में धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये चीज आप सीख लोगे। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से अकाउंटिंग इंपैक्ट भी दिखा देता हूं। एग्जांपल ले लेता हूं कि एडवर्टीजमेंट हमने किया 5 करोड़ का, एडवर्टीजमेंट हमने क्या किया 5 करोड़ का, एडवर्टीजमेंट 5 करोड़ का किया, और इसका जो बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिट हमें मान के चलो 5 ईयर तक मिलने वाला है। 4 साल भी हो सकता है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 साल भी हो सकता है। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि हम एडवर्टीजमेंट किराए उससे हमारा बेनिफिट जो है 5 साल तक मिलेगा। तो देखो अकाउंटिंग क्या करेंगे, अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा, तो क्या होगा कि सर अगर 5 साल होगा तो एक होगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो जितना भी खर्चा है 5 करोड़ उसको हम जितने साल बेनिफिट है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 5 करोड़ को 5 से डिवाइड कर दिए, और हर साल एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या करेंगे हम ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। कहां करेंगे, ट्रांसफर टू पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसे ईयर 1 के एंड में कितना करेंगे 1 करोड़, तो बैलेंस शीट में जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा ना वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सर बैलेंस शीट में कहां जाएगा, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा। कहां जाएगा, असेट साइड में। ठीक है, कितना बचेगा 4 करोड़ बचेगा। अब यहां पे फिर ईयर 2 में हम 1 करोड़ खर्चा किए, पीएल में ट्रांसफर किए, तो 4 करोड़ बचा था उसमें से 1 करोड़ चला गया, तो कितना बचेगा 3 करोड़, 3 करोड़। अब फिर 1 करोड़ जो है हम ईयर 3 में ट्रांसफर किए, तो बैलेंस शीट में कितना दिखेगा 2 करोड़। उसी तरह से ईयर 4 में हमने 1 करोड़ ट्रांसफर किया, तो बैलेंस शीट में कितना बचेगा 1 करोड़। फिर हमने ईयर 5 में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, तो बैलेंस बच जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से क्या कर रहे हैं आप देख सकते हो कि हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हर साल हम पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं ओवर द अकाउंटिंग पीरियड, और जो बैलेंस बचता है उसे हम बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा रहे हैं। तो आई होप आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया होगा। हमने अब एक्सपेंडिचर कंप्लीट कर लिया है, हमने समझ चुके हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। एक्सपेंडिचर के अंदर 3 कैटेगरी आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जरा एक चीज देखो आप, मैं एक बॉक्स बनाता हूं एक्सपेंडिचर का। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर का बॉक्स है। ठीक है, इसमें तीनों खर्चे आते हैं। एक्सपेंडिचर में क्या क्या आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं एक्सपेंसेस का। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंसेस का बॉक्स है। अब एक्सपेंसेस के अंदर क्या आएगा, यही तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बोला, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
ठीक है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर को और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिला दिया जाए, तब ये बन के क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो एक्सपेंसेस का बॉक्स है, तो आप बोल सकते हो कि क्या सर एक्सपेंसेस इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा क्या, मतलब जितने सारे खर्चे हैं। अब देखो ये एक्सपेंसेस तो एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा, लेकिन सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो होंगे ना वो एक्सपेंसेस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं भाई, क्योंकि एक्सपेंडिचर के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, बट एक्सपेंसेस के अंदर ओनली क्या आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, मैं क्या बोला कि एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है, एक्सपेंसेस के अंदर क्या आते हैं, केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस के अंदर क्या आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, बट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आते हैं सर, एक्सपेंडिचर के अंदर तीनों आते हैं। एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हम कैपेक्स बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, और फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज मिला के जो होता है वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो आई होप एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बीच में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम लोग बात करते हैं रिसिप्ट की। ठीक है, हमने एक्सपेंडिचर सीख लिया, अब हम बात करते हैं रिसिप्ट की। अब रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है, तो कोई भी अमाउंट आप रिसीव्ड करते हो या रिसीवेबल होता है। रिसीवेबल का मतलब किसी से कुछ मिलना होता है। ठीक है, तो आपने पैसा रिसीव कर लिया या फिर आपको कुछ पैसा मिलना है। ठीक है, किससे, आपको असेट बेचने से, गुड्स बेचने से, सर्विस बेचने से। ठीक है, तो कहीं से भी पैसा अगर आपको आता है या पैसा मिलना होता है तो वो होता है रिसीप्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं बोला अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है, कहां से, अब देखो अमाउंट कहां से आएगा, आपको बेचने से पैसा आएगा, सेल करने से होगा। अब क्या बेचोगे, आप असेट बेच सकते हो, ठीक है, आप गुड्स बेच सकते हो, आप सर्विस बेच सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो या रिसीवेबल है, ठीक है, फ्रॉम, कहां से पैसा आ रहा है सेल करने से, असेट को बेचने से, गुड्स को बेचने से, और यहां पे और लगा दो। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ असेट, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इन सबको बेचने से जो पैसा आता है वो क्या कहलाता है, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट तो बहुत क्लियर है कि कहीं से भी पैसा आ रहा है, चाहे असेट को बेचने से आ रहा है, गुड्स को बेचने से, कोई सर्विस देने से पैसा आ रहा है, वो हमारा रिसिप्ट है। ठीक है, अब रिसिप्ट के अंदर पैसा आ गया वो या पैसा आने वाला यानी रिसीवेबल वो भी शामिल होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसिप्ट। टाइप ऑफ रिसिप्ट यानी रिसिप्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखो रिसिप्ट को हमने दो भागों में बांटा है। काउंटिंग में रिसिप्ट को कितने भाग में बांटा गया है, रिसिप्ट को दो भाग में बांटा गया है। एक तो होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। एक क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, हम लोग एक एक करके अभी सीखेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिसिप्ट को दो भाग में बांटा गया है, कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अब देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। तो देखो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता है। ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा कभी कभी कैजुअली आ जाता है जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, अब उस चीज को समझो आप। जैसे आपका दुकान है, कपड़े की दुकान, ठीक है, तो आपका जो रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, ठीक है, वो मेनली कपड़ा को बेचने से आएगा। यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप जब कपड़ा बेचोगे तो उससे जो सेल होगा वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट।
ठीक है, ध्यान से सुनना। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है वो यहीं पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो बेचने से और सर्विस से जो पैसा आता है वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो जैसे अभी आपका कपड़े का दुकान है या कोई फर्नीचर का दुकान है, जैसे अगर मान के चलो अगर मैं ट्यूशन कोचिंग के रूप में पढ़ाऊं, ठीक है, और आप लोगों से पैसा चार्ज करूं, तो मेरा जो मेन रेवेन्यू आएगा वो ट्यूशन फी होगा। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पढ़ाता हूं। ठीक है, बट देखो इंटेंशन को समझो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जब पैसा आता है तो वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके अलावा जो पैसा आता है, ऐसा तो हो सकता है ना कि मेरा फर्नीचर का दुकान है या मेरा कपड़े का दुकान है, ठीक है, अब मैं कपड़े के दुकान में, जैसे कि मैं कपड़े का दुकान कर रहा हूं, साथ में मेरे पास, मैंने कपड़े की दुकान के लिए बहुत सारे क्या किया, बहुत सारे मेरे पास कंप्यूटर फर्नीचर वगैरह खरीदे। ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदे, अब गाड़ी जब पुराना हो गया तो मैंने उसे बेच दिया। ठीक है, तो वो क्या हुआ, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि व्यापार को चालू किए तो हम खुद पैसा अपने घर से लेके आए कैपिटल के रूप में, तो क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा आया है, ये भी कैपिटल जो होता है वो भी कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अलावा जो भी होता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है सर, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो पैसा आता है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। चलो अब इसको हम क्लियर कर लिए, अब इसको नोट कर लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है वो रिसिप्ट, ठीक है, जो अराइज होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, वो रिसिप्ट जो अराइज होता है, कहां से अराइज होता है, कैजुअली, यानी कैजुअल कभी कभार हो गया, या जो नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग मतलब बार बार आने वाला नेचर का नहीं है, नॉन रेकरिंग नेचर का है। ठीक है, तो कोई कैजुअल और नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, कोई सा भी रिसिप्ट जो अराइज होता है कैजुअल और नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शंस एंड नॉट फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी हमारे नॉर्मल बिजनेस का इनकम नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, नॉट फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इस तरह का कोई सा भी इनकम या पैसा आता है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता है बल्कि किसी कैजुअल और नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शंस की वजह से आता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कैपिटल रिसिप्ट। सर इसके एक दो एग्जांपल भी बता दो। बिल्कुल, देखो अब जैसे आप बिजनेस शुरू किए और पैसा घर से लाए, तो ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा नहीं आया, सेल करने से और सर्विस करने से तो पैसा नहीं आया। ये आपने क्या किया, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है किससे, मालिक से। मालिक को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। ठीक है, ये प्रोप्राइटर किस में होता है, एक अकेला बिजनेस में, और पार्टनरशिप बिजनेस में बोल सकते हो पार्टनर। कौन लाता है पैसा, पार्टनर, प्रोप्राइटर लाता है या पार्टनर लाता है, किस चीज के रूप में लाता है, एज ए कैपिटल के रूप में। ठीक है, तो आप अपने घर से पैसा लाए कैपिटल के रूप में, तो ये तो नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हुआ, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हुआ, तो इसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप किसी दोस्त से लोन लिया या बैंक से लोन लिया। ठीक है, बहुत सारे लोन के फॉर्म होते हैं, आपने लोन लिया, तो लोन से जो पैसा आया ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो पैसा नहीं आया, तो ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, चलो अब जैसे ये भी हो सकता है कि आपने सेल कर दिया, अमाउंट रिसीव हो रहा है बीच आप फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप किसी अस्थायी संपत्ति यानी किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं और उससे पैसा आता है। जैसे एग्जांपल आप बोल सकते हो, जैसे आपने लैंड को बेचा, ठीक है, बिल्डिंग को बेचा, किसी फर्नीचर को बेच दिया, कंप्यूटर को बेच दिया, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। ठीक है, तो इन सब से जो पैसा आता है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता है सर। नॉर्मल तो बिजनेस था हमारा सेल का और सर्विस का, तो ये तो अलग तरीके से पैसा आ रहा है, नॉर्मल कोर्स में नहीं आ रहा, तो सर ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। बिल्कुल जी, ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। अब सर बता दो अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा कैपिटल रिसिप्ट का। अब देखो अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा कैपिटल रिसिप्ट का, तो जो भी कैपिटल रिसिप्ट होगा उसे हम कहां दिखाएंगे, उसे हम दिखाएंगे कहां पे, जो भी कैपिटल रिसिप्ट होता है, जैसे आपने देखा कैपिटल लोन से पैसा आया तो उसे कहां दिखाएंगे, लाइबिलिटीज साइड में दिखाएंगे, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज
साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। कहां दिखाएंगे, जो भी कैपिटल रिसिप्ट होगा उसे कैपिटल और लाइबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने एसेट को बेचा, हम जैसे मैंने देखा एक एग्जांपल देखा कि हमने एसेट को बेचा, तो एसेट को बेचने से पैसा क्या हुआ, उससे जो पैसा आया तो हमने क्या करेंगे, उस पैसे से हम एसेट को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस मतलब क्या होता है पता ना, घटाना, घटा देंगे, एसेट में से घटा देंगे, रिड्यूस करेंगे एसेट से। एसेट कहां दिखता है, वो भी बैलेंस शीट में दिखता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी अगर मैं समझा दूं तो जैसे कि एग्जांपल सेल कर दिया, आपने सेल कर दिया कोई फिक्स्ड एसेट्स, तो उससे जो पैसा आया उससे क्या करेंगे, आप एसेट को घटाएंगे ना कि उसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट को एक तो है कि आप क्या कर सकते हो, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, ठीक है, जो कैपिटल एंड लायबिलिटीज का नेचर का होगा उसे वहां दिखाओगे, और अगर आप एसेट को बेच रहे हो तो आप क्या करोगे, एसेट में से घटा दोगे। तो ये होता है कैपिटल रिसिप्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए तो बता दो भाई, क्योंकि हम कैमरा के सामने में बकबक कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता, पर अपने तरफ से मैं प्रयास करता हूं, जो कि मैं इतना ही कर सकता हूं। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है कि समझ में ना आए, तो मैंने तो अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, आप वहां पे भी मैसेज कर सकते हो, आप वीडियोस के नीचे में कमेंट सेक्शन में भी आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं अपने तरफ से हर दिन जो बनाता हूं कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं और अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, जितना मेरे से होता है मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। बट आप लोग बता सकते हो कि मैं सही से पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट का। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में ऑलरेडी समझा चुका हूं कि वो सारे रिसिप्ट जिसे हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलते हैं, यानी हम जो अमाउंट रिसीव करते हैं, हम जो अमाउंट रिसीव करते हैं, और बोल सकते हो जो रिसीवेबल होता है, यानी कि कमा तो लिए हैं लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं है, तो हम जो अमाउंट रिसीव करते हैं, ठीक है, और जो हमारी रिसीवेबल होती है वो अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है सर, व्यापार को चलाने से, यानी जिसका बिजनेस है, जिस नेचर का बिजनेस है उससे अगर पैसा आता है। जैसे आप, मैंने बताया था कि आप कपड़े की दुकान करते हो, ठीक है, तो कपड़े की दुकान में जब आप सेल करते हो तो उससे जो बिजनेस में पैसे आते हैं, ठीक है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो सर एग्जांपल एक दो बता दो, जैसे कि देखो अगर आपका कपड़े की बिजनेस है तो आपको सेल से पैसा आएगा, सेल होगा, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर आप सर्विस है, मान के चलो आपने बाइक की शोरूम खोली और वहां पे रिपेयरिंग का काम करते हो, तो सर्विस से पैसा आ सकता है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। आपको छोटे मोटे कमीशन मिल सकते हैं। अब देखो कमीशन सब आपको मिलते हैं तो ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में माना जाएगा, और ये रेगुलर अगर अब जैसे देखो आप रेंट आपको बार बार मिल रहा है, तो मैंने उसमें वर्ड लिखा था नॉन रेकरिंग नेचर। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होता है नॉन रेकरिंग, यानी बार बार आने वाला नहीं होता है। अब जो बार बार आएगा वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। अब जैसे कमीशन आपको बार बार हर मंथ मिलता है या साल में हर बार मिलता है, तो ये कमीशन हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ये सब माना जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। भले ही मान के चलो आप ये बोल सकते हो कि सर हमारा बिजनेस, मान के चलो हमारे पास क्या था, 4 रूम थे, हम अपना साथ में क्या कर रहे हैं कि साथ में दुकान भी चला रहे हैं और 1-2 रूम किराए पे लगा दिए, तो देखो वो जो है, तो सर ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है। लेकिन आपको इस चीज से समझना होगा कि इसे हम कैपिटल रिसिप्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, हर मंथ आ रहा है, तो ये हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। वो आगे चल के धीरे धीरे आप लोग सब कुछ सीख जाओगे। मैं अकाउंटिंग में आप लोगों को एक्सपर्ट बना दूंगा, इतना मुझे अपने आप पे भरोसा है, अगर आप रेगुलर क्लास किए तो, ठीक है। चलो अब रेवेन्यू रिसिप्ट हमको समझ में आ गया सर। अब इसका अकाउंटिंग इंपैक्ट भी बता दो कि अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा। तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी है उसको हम क्या करेंगे, साल के अंत में, यानी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उसे हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
मैंने क्या बोला कि जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, इसे क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जैसे खर्चे को क्या करते थे, पीएल में ट्रांसफर करते थे ना, उस टाइम में मैंने बोला था ना कि इनकम जो रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है, उसको भी हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे सर, ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सर अगर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो बैलेंस अगले साल क्या आएगा भाई, अगर हम जो भी बैलेंस था साल के अंत में अगर ट्रांसफर कर दिए तो नेक्स्ट ईयर बैलेंस क्या आएगा, नेक्स्ट ईयर तो कुछ बचेगा ही नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट ईयर बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए एक्सपेंसेस, मैंने क्या बोला, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू दोनों की बैलेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है नेक्स्ट ईयर। क्यों क्यों जीरो हो जाती है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर इसलिए जीरो हो जाती है क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं साल के अंत में। साल के अंत में क्या करते हैं, हम पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, इसीलिए बैलेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने अच्छे से एक्सपेंडिचर को समझा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर हमने रिसिप्ट को समझा, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैं क्लास को ज्यादा लेंथी रखने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, सब कुछ हम लोग टाइम पे करेंगे। ठीक है, बट धीरे 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 स्मूथली हम लोग क्लास को सीखेंगे। मेरे पास भी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम रहता है, तो मैं जितना मेरे पास टाइम मिलता है, क्योंकि मैं फुल टाइम टीचिंग में तो नहीं हूं, मैं जॉब भी करता हूं, साथ में आप लोगों को पढ़ाता भी। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल आए तो आप जरूर हमसे एनी टाइम पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।